वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि पंजाब टेट का पेपर जो था वो कैंसिल हो गया था, पेपर सेकंड, और उसका जो अब एग्ज़ाम है वो आपका 30 अप्रैल को होने वाला है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम शुरू करेंगे एक प्रैक्टिस सीरीज़ की सेट, जिसमें हम पीएस टेट के लिए, पंजाब टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं। अगर ये सीरीज़ आप देखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको सेम यहाँ से एज इट इज़ जो आपका पीएस टेट का एग्ज़ाम होगा 30 अप्रैल को साइंस में, वहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप मेरे को मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आगे अभी आपको बता दूंगी कैसे देखना है उस चीज़ में नोट्स को रिगार्डिंग। तो नोट्स भी आप ले सकते हैं पीएस टेट के। बहुत से स्टूडेंट ने नोट्स जो है वो मुझसे लिए हैं पीएस टेट के रिगार्डिंग। तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी जो है वो पीएस टेट साइंस पेपर 2 के लिए हो जाएगी, जिनका भी एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है। बाकी मैं 2 मैराथन सेशन भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो एक साथ कवर करूँगी। तो आप चैनल से बने रहें। 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा और आप डेफिनेटली पीएस टेट में बहुत ही बढ़िया जो है वो स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको साउंड वाले टॉपिक से जो है वो देखने को मिलेगा। और इस बार पीएस टेट में जब हमने 2022 का मार्च का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने देखा कि सीटेट वाला पैटर्न ही इन्होंने अपनाने की कोशिश की है, कि इस तरह से 4 ऑप्शन देकर उनमें से सेलेक्ट करना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिले थे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा एक थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किया है। वहाँ से अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली साउंड का क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। बिल्कुल, जो साउंड होती है उसके लिए वाइब्रेशन मस्ट है। जब वाइब्रेशन होती है तभी जो वेव है वो ट्रैवल करती है, और जब वेव ट्रैवल करती है और वहाँ पर वाइब्रेशन होता है तभी जो है वो साउंड जो है वेव की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। बिल्कुल, तभी तो हमें स्पेस में साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। रीज़न, वहाँ कोई मीडियम है ही नहीं। जैसे मीडियम कुछ भी हो सकता है, कण हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल होगा, जहाँ से क्या होगा, वेव जो है टकराती है ना, वाइब्रेशन होता है, फिर वेव आगे फॉरवर्ड मूव करती है, तो वही तो साउंड है। तो साउंड के लिए एक मीडियम 100% चाहिए होगा। अगर मीडियम नहीं होता, जैसे वैक्यूम की बात करूँ तो वैक्यूम में आपका मीडियम नहीं है, तो साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये बात यहाँ पर गलत है। जब मैं लाइट की बात करती हूँ तो वहाँ पर उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, सन से जो लाइट है अर्थ तक आती है और उसके बीच में कोई भी पार्टिकल, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ जाती है। जबकि साउंड को चाहिए मीडियम, तो इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा गलत। देखिए, साउंड जो होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये भी आप याद रखेंगे। साउंड कौन सी वेव होती है, कौन सी तरंग होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। जबकि मैं अगर लाइट की बात करूं तो वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव जो है वो होती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो साउंड है ना वो लाइट से स्लोअर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होंगे आपके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। जैसे आपने देखा होगा, जब जब तूफ़ानी मौसम होता है तो आपने देखा होगा लाइट पहले चमकती है और साउंड जो है बिजली की वो बाद में आती है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है। क्यों? क्योंकि जो साउंड है उसकी जो स्पीड है वो लाइट से कम होती है। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए, इसलिए जो साउंड होती है वो स्लोअर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। और यही रीज़न है कि पहले आपको बिजली जो है वो चमकती है और उसके बाद उसकी जो आवाज़ है बाद में आपको सुनाई देती है। यही रीज़न वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये टॉपिक है फ्रिक्शन। और जब आप पीएस टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रिक्शन से क्वेश्चन बने हैं। तो घर्षण फ्रिक्शन से आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। सी टेट का क्वेश्चन है ये, और हो सकता है आगे आपको पीएस टेट में देखने को मिले। अ बॉय रोल अ रबर बॉल ऑन अ वुडन सरफेस। एक वुडन का सरफेस है जिस पर लड़के ने रबर बॉल को फेंका। द बॉल ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले बॉल ने एक छोटा सा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। टू मेक द
सेम बॉल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट ही में। अब वो चाहता है कि वो जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करे। इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए उस वुडन सरफेस पे, ये हमको बताना है। देखिए, अगर वो वहाँ पर कारपेट बिछा देगा तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। देखिए, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ वो उसको चलने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे ठंड के टाइम पे जो दरवाजे वगैरह होते हैं वो अच्छे से नहीं खुलते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो किसी भी चीज़ को मूव करने में या चलाने में जो है वो दिक्कत होती है। और अगर हम कारपेट बिछा देंगे तो वहाँ पर तो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो उसने यहाँ पर हमें बताना है कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। कवर अ बॉल विद अ पीस ऑफ क्लोथ, क्लोथ को भी अगर उसको वो क्लोथ से कवर कर देगा तो वहाँ पर भी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ेगा, जिससे वो उतना डिस्टेंस लॉन्गर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो टैल्कम पाउडर स्प्रे कर देगा तो जो वुडन सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने की वजह से जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस जो है वहाँ पर कवर कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इस केस में उसको टैल्कम पाउडर जो है वो वुडन सरफेस पर डालना चाहिए। सैंड नहीं डालेगा। अगर वो सैंड डालेगा तो वो तो क्या होगा, उसमें तो चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ तो बॉल जो है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये नहीं होगा। बाकी आप याद रखेंगे जो फ्रिक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। और देखिए, फ्रिक्शन जो होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स इन सेंस जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में आते हैं, तो जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे एक फोर्स वर्क करती है, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। और ये जो फ्रिक्शन होती है ये 3 टाइप की होती है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल रुका हुआ है, और जब वो रुका हुआ है इट मीन्स नीचे जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे लास्ट में आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। और इस रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अगर क्वेश्चन बने, देखिए पीएस टेट में जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बना है, इनका सही ऑर्डर पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक में होगा, याद रखेंगे। सबसे कम जो होगा वो आपका रोलिंग में होगा, और बीच में आपका जाएगा क्या, स्लाइडिंग। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे कम रोलिंग में, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक में होगा। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जैसे आपने अटैची वगैरह में देखे होंगे तो नीचे रोलर लगे हुए होते हैं, वो किस लिए होते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो सरफेस पर हम अटैची वगैरह लेकर जा रहे हैं वहाँ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीएस टेट में पहले भी बना है, तो फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैच द हार्मोन गिवन इन कॉलम ए विद द डेफिशिएंसी डिजीज इन कॉलम बी। एनसीईआरटी की बुक में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉलम ए में कॉलम बी से यहाँ पर मैच करना है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होंगी, किस हार्मोन से? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से ये हार्मोन सीक्रेट होता है, और इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, जिसमें गला क्या होता है, काफ़ी मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से सीक्रेट होता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बोनापन, अगर ये ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो हो सकता है हमारी हाइट जो है वो वहाँ पर ना बढ़े, तो ड्रॉफिज्म जो है वहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंसुलिन तो आपको पता ही होगा, इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़ से कनेक्ट होता है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हमारे पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। और जो पैनक्रियाज जो हमारे स्टमक के नीचे होती है पैनक्रियाज, वो याद रखेंगे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। इंपॉर्टेंट है, कौन एक्सो और एंडो दोनों काम करता है, वो आपका पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, इंसुलिन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका एड्रेनल हार्मोन, ये हमारी दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो अगर क्वेश्चन बने कौन सा हार्मोन पेयर में होता है, तो वो आपका या
हार्मोन नहीं पूछेगा, वो आपसे ग्लैंड पूछेगा। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है एड्रिनल हार्मोन। तो कौन सा ग्लैंड पेयर में आ जाए, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दोनों किडनी के ऊपर होता है, तो ये पेयर में होता है। और ये हमारा स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, जो हमारा एंगर होता है, जो सॉल्ट का इम्बैलेंस होता है, वो सब कुछ रेगुलेट करता है। तो डी का मैच होगा फर्स्ट से, और डी का मैच अगर मैं फर्स्ट से देखूँ तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मिलता है। ए का मैच होगा थर्ड से, और बी का मैच होगा हमारा 4 से, और सी का मैच होगा हमारा सेकंड से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। इस टेबल को अच्छे से देखकर जाइएगा पीएस टेट में। आंट स्ट्रिंग कंटेन एसिड, जो आंट होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसके डंक में, जिससे आपको देखा होगा इचिंग महसूस होती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आंट के डंक में आपका होता है फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड ही पूछा जाए किस विटामिन को बोलते हैं, तो विटामिन सी जो है वो उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमें सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सिट्रस फ्रूट्स आंवला में ये हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं टार्ट्रिक एसिड की, तो टार्ट्रिक एसिड आपका इमली में, जिसे हम टैमरेंट बोलते हैं, ग्रेप्स हो गए, आपके अनराइप मैंगो हो गए, इन सब में आपको टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है। जो मिल्क प्रोडक्ट होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड याद रखेंगे, जो चींटी का डंक होता है उसमें होता है। बाकी आप एसिटिक एसिड याद रखेंगे, पूछा जा सकता है विनेगर में होता है। स्पिनिच का पूछ सकता है आपका, स्पिनिच में क्या होता है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये टेबल अच्छे से ध्यान से देख कर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम है उसमें कौन सा एसिड है, तो याद रखेंगे उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। उस केस में वहाँ पर आप एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड मत कर देना। अनराइप मैंगो में आपको करना होगा क्या, टार्ट्रिक एसिड। ये यहाँ पर कुछ बेस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। बेस जो एसिड होते हैं वो आपके खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो क्षारीय, वो सॉरी कड़वे होते हैं। जो एसिड होते हैं वो आपके H+ आयन रिलीज़ करते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH- आयन जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो याद रखेंगे, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और जो एसिड होते हैं वो आपके खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पूछा जाएगा कहाँ फाउंड होता है, लाइम वाटर में। लाइम वाटर में क्या मिलता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका NaOH। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी 2022 के जब आपका क्वेश्चन पूछे गए थे पीएस टेट में, तो उसमें प्रोटीन का टेस्ट पूछा गया था कि प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे फूड के अंदर। एनसीईआरटी क्लास 6 में बताया जाता है, नोट्स में पूरा बताया है मैंने आपको। तो कास्टिक सोडा जो है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और प्रोटीन के टेस्ट में, जब हम फूड में प्रोटीन का टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ इसका जो है यूज़ किया जाता है, इसकी ड्रॉप्स जो हैं वहाँ पर डाली जाती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक बेस का प्रयोग करते हैं, और वो बेस होता है क्या, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से क्लियर करी। फिफ्थ क्वेश्चन, सेल वाले चैप्टर से आके ह्यूमन बॉडी से चैप्टर से क्वेश्चन पक्का बनेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट होता है सेल, और जब बहुत सारे सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक साथ आते हैं तो वो बनाते हैं क्या, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और इसी तरह से सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ये भी फिर टिश्यू बनाया। तो जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं वो बनाते हैं क्या, आपका ऑर्गन। और ऑर्गन बनाते हैं, फिर आपका पूरा एक सिस्टम बनकर तैयार होता है, और सिस्टम से आपकी पूरी जो बॉडी है वो हमें देखने को मिलती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आपका सेल है, और जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक साथ आती हैं तो वो टिश्यू बनाता है, और जब बहुत सारे टिश्यू के कॉम्बिनेशन एक साथ आती हैं तो वो आपका ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल नहीं, जो टिश्यू होता है उसमें सिमिलर टाइप के सेल जो हैं वो एक साथ आकर इकट्ठे होते हैं, और वही आपका टिश्यू जो है वो कहलाता है। एंड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल नहीं, जो ऑर्गन होता है वो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपका बनता है क्या, ऑर्गन। और टिश्यू के अंदर होंगे सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है।
तो यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर होता है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब वैक्यूल्स की बात करें, देखिए हमारे बॉडी में प्लांट सेल है, सॉरी हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट होते हैं उनमें प्लांट सेल होता है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में भी होते हैं और ये एनिमल सेल में भी होते हैं। हमारी बॉडी एज अ एनिमल सेल है तो हमारी बॉडी में ये जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है ये उनमें वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। और इसी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कोने में होता है, वो पेरिफेरल पर होता है। जबकि हम जो एनिमल सेल हैं हमारे अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ये बात यहाँ पर गलत है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी हैं। फिर डी पॉइंट है यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये बात ही यहाँ पर सही हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं आपको देखने को मिल जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें आपका वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो देखने को नहीं मिलता। सेल इन विच द न्यूक्लियस इज़ विदाउट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो वो आपके पुराने वाले सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, सेल इन विच न्यूक्लियस इज फाउंड विद मेम्ब्रेन, तो वो आपके नए वाले सेल हो गए, यूकैरियोटिक सेल हो गए। प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली आपके क्या आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारे जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। इसमें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन जब आपके आए तो वहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ करेक्ट पूछा है और कहाँ आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। आर्टरीज, देखिए हमारी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती हैं दो प्रकार की वेसल्स, एक होती हैं आर्टरी और एक होती हैं वेन। आर्टरी हमारा जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको ले जाने का काम करती हैं, वो कैरी करती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज़्यादा जो बेकार वाला ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू जाता है। तो आर्टरीज़ क्या करती हैं, ये हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाने का काम करती हैं, लेकर जाने का काम। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आती हैं आपकी वेन्स। तो ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसने क्या करा, सारा प्रोसेस करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर जाएंगी। तो वेन्स क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक हार्ट तक लाने का काम करती हैं वेन्स, और बॉडी में ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज। तो बी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। थर्ड पॉइंट है, वेन्स एंड आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, यही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो आर्टरीज होती हैं क्योंकि वो ऊपर से नीचे ला रही हैं तो उनमें जो वॉल्स होती हैं उनकी वो थिक होती हैं, लेकिन जो ब्लड नीचे से ऊपर लेकर जाती हैं वो धीरे धीरे लेकर जाती हैं, तो उनकी जो वॉल होती हैं वो थिक नहीं होती, वो थिन होती हैं। तो वेन्स हैव थिन वॉल, ये वाला पॉइंट सही है। थर्ड वाला पॉइंट जो सी पॉइंट है वो यहाँ पर गलत है। उनमें इलास्टिक वॉल वो थिक नहीं होती, वो थिन होती हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक सी नहीं बोल सकते, तो सी पॉइंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये PS टेट में ही क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन बना था। व्हाट इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं क्या, पैथोजन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अच्छा 7 क्वेश्चन 2 बार आ गया, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया है। The term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold is, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
तो भैया जो यूज़ फॉर द मोड न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, तो उसके लिए हम क्या टर्म यहाँ पर स्पेसिफाई करती हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी थ्योरी मैंने ये लिखी है आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिन्होंने भी नोट्स परचेज़ किए हैं अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं उनको उसकी पीडीएफ दे दूँगी, ताकि अगर वो और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स भी आपके लिए दिए हैं। बाकी बच्चे अपना स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लांट ऑन विच वी क्लाइंब, अब देखिए यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका सैप्रोफाइट्स। अब देखिए जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। तो ये अपने इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड का क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, ये सैप्रोफाइट कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग, जो सड़े गले जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं उन पर ये डिपेंड होती हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृत जीवी होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे ईस्ट, मशरूम और फंगाई। उसके अलावा याद रखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई, पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई। तो ये आपके क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। याद रखेंगे इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई। सैप्रोफाइट्स क्लियर हो गए। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गए। प्लांट क्या है आपके, ऑटोट्रॉपिक हैं। फिर बात आती है पैरासाइट की। पैरासाइट वो होते हैं जिन्हें जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं, वो आपके पैरासाइट होते हैं। जैसे आपके अगर सिर में क्या हो जाए, लाइस हो जाए, जूं हो जाए, तो वो आपकी बॉडी उसके लिए होस्ट की तरह काम कर रही है। तो जो अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे बेड बग, लीचेस, कॉस्कुटा। कॉस्कुटा एक बेल होती है, एक द प्लांट ऑन विच क्लाइंब, देखो प्लांट के ऊपर जो एक बेल चढ़ जाती है वो है आपकी कॉस्कुटा। तो ये एग्जाम्पल कॉस्कुटा का याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ये पैरासाइट के अंदर आता है। तो सारे टर्म मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये भी आपका PS टेट में ही क्वेश्चन बना हुआ है। एल्युमिनियम फॉयल आर पॉसिबल बिकॉज एल्युमिनियम इज, बेसिकली ये मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। एल्युमिनियम क्या है, आपका एक मेटल है, बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल होता है एल्युमिनियम। ये इसकी फॉइल्स बनती हैं, आपने देखा होगा खाना लेकर जाते हैं आप रैप कर कर, तो इसकी जो फॉइल बन पाती है वो किस लिए बन पाती है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, मैलिएबिलिटी की वजह से। मैलिएबल मतलब जिसको क्या करा जा सकता है, जिस मेटल को पतली शीटों में कन्वर्ट करा जा सकता है वो मैलिएबल होता है। पतली पतली शीटें बनाई जाती हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर ये मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, तो इसीलिए एल्युमिनियम क्या है आपका, मैलिएबल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। उसके अलावा देखिए मेटल में डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा अगली बार क्या, कि गोल्ड के आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको बहुत खींचा जा सकता है, पतले पतले वायर बनाए जाते हैं। आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, पतले पतले वायर बनाए जाते हैं, उसको खींचा जाता है। तो वो जो पुल स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल में, वो क्या होती है, उसकी डक्टिलिटी होती है। तो याद रखेंगे किसी भी वायर को स्ट्रेच या करना, उसको खींचना, पतले पतले वायर बनाना, जैसे हम आयरन, गोल्ड और क्या कहते हैं कॉपर का करते हैं, तो वो डक्टिलिटी होती है। सोरोनस क्या होता है, आवाज़, साउंड। जो मेटल होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकीले, जो मेटल होते हैं वो चमकीले होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में आप याद रखेंगे जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्या है, वो आपका नॉन मेटल है, वो भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, वो आपकी मेटल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मिरर वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे सिंपल है प्लेन मिरर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए इमेज इरेक्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल इरेक्ट मतलब सीधी होती है। प्लेन मिरर नॉर्मल मिरर जिसमें आप सुबह को अपना फेस देखते हैं तो उसमें आपको अपनी इमेज एज इट इज़ वही दिखती है। इमेज रियल नहीं होती। रियल इमेज को आप किसी स्क्रीन पर, किसी प्रोजेक्टर पर, किसी दीवार पर प्राप्त कर सकते हैं तो वो रियल है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, तो वो वर्चुअल होती है। तो याद रखेंगे जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज वर्चुअल होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है। आपने देखा होगा मिरर में आप ABCD लिख कर देखिए और मिरर की तरफ देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो यहाँ पर भी तो गलत हो गया, इमेज रियल नहीं होती। इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम वही इमेज का साइज होता है जो मिरर के पीछे बन रही है। तो यहाँ पर सही पॉइंट कौन कौन से हो गए, A, C और D। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर है। ये मैंने प्रॉपर्टी भी लिख दी है, जो
प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है और साथ में लिटरली इन्वर्टेड भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डिजॉल्व गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन इज, ये भी आपका पीएस टेट का ही क्वेश्चन है। तो एसिड रेन में कौन कौन सी डिजॉल्व गैस होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों एसिड रेन में होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब देखिए जो बच्चे पीएस टेट के नोट्स लेना चाहते हैं, आपने देखा होगा जो 2022 का पेपर आया बिल्कुल नोट से मैच करता हुआ पेपर था। तो मेरे को मेल आईडी, जो मेरी मेल आईडी है shilpi ch511@gmail.com, यहाँ पर आप मेरे को मेल कर सकती हैं। 120 रुपीज़ आपको मेरी UPI ID shilpi8@paytm पर आपको पे करने होंगे। फिर जीमेल आईडी पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, तो व्हाट्सएप पर आपको नोट्स और साथ में पीएस टेट साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इनकी भी PDF चाहिए होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी इशू है तो वो भी आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो आपको मेरी मेल ID shilpi ch511@gmail.com पर मेल करना होगा, तो वो आप मेल कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन, ये ह्यूमन आई से क्वेश्चन बना हुआ है, डायग्राम आपको दिया है, यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है कि क्या क्या यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए जो ये डी है सबसे बाहरी लेयर, यहाँ पर मैंने लिखा है थ्योरी में, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो डी यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट सबसे बाहरी वाला पार्ट हो जाएगा आई का, वो आपका कॉर्निया हो जाएगा। तो डी ऑप्शन कॉर्निया किस किस में है, पहले और फोर्थ ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पर बीच में इस तरह से दिख रहा है, ये है आपका सी में क्या, लेंस। तो सी तो आपका पक्का क्या है, लेंस है, और वो फर्स्ट ऑप्शन में सी आपका लेंस है, और आपका यहाँ पर भी डी ऑप्शन में भी क्या है, लेंस है। तो या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से कोई आंसर है, तो सी तो हमको क्लियर हो गया, लेंस है। अब आप बताइए आई में कौन सा लेंस होता है, तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखेंगे। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो सी तो हमारा लेंस हो गया। अब ये हम बी की बात करते हैं, दोनों तरफ ब्लैकिश सा जो है ये बी है, ये होता है हमारा आयरिस। जो हमारी आँख का कलर होता है वो आयरिस ही डिसाइड करती है, तो बी हमारा आयरिस है। यहाँ पर प्यूपिल दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन बाहर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। आयरिस क्या है, बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर मस्कुलर स्ट्रक्चर। कॉर्निया के पीछे डार्क कलर का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, आयरिस। और ये आयरिस क्या होता है, हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग, इसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो साइज होता है प्यूपिल का, किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है, ये आयरिस के द्वारा ही कंट्रोल करा जाता है। और ये आयरिस की ही वजह से जो हमारी आंखें आप देखते हो, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती हैं, तो वो भी आयरिस की वजह से ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, यहाँ से अभी देखेंगे लेटेस्ट में भी क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन यहाँ से इसी 12th से आपको देखने को मिल जाएगा। सारे पॉइंट एक साथ मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। उस एक बच्चा है, हैव अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक, उसने क्या करा, एडिंग दिस पेस्ट ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका एसिड है, सीधी सी बात है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने पीछे भी बताया था, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH, ये आपका क्या होता है, ये बेस होता है। तो टर्मरिक को एसिड पे भी डाला गया, टर्मरिक को बेस पे भी डाला गया, तो बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो टर्मरिक है एज अ इंडिकेटर काम करती है, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, उस केस में उसका कलर एज इट इज़ वही रहता है। तो वहाँ पर जो है वो उसका कलर कैसा रहेगा, वो येलो ही रहेगा, क्योंकि टर्मरिक का कलर क्या है, सेल्फ से येलो है। लेकिन वो बेस के साथ, जो बेस है आपका NaOH, उसके साथ वहाँ पर रिएक्शन करती है, और येलो कलर किस में बदल जाता है, वो रेड में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर किसी शर्ट पर हल्दी का रंग लगा हुआ है और उसी पे अगर आप साबुन लगाएंगे, क्योंकि जो सोप होता है वो बेस होता है, तो बेस लगाने से वहाँ पर आप देखेंगे उसका रंग जो है, वो कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लिटमस एक पेपर होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं एसिड या बेस। तो जब लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है, वो तो याद रखेंगे वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू लिटमस टर्न टू रेड। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड टू ब्लू, उस केस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक का केस अभी आपको बता दिया। चाइना रोज़, ये जो वाइट वाले रोज़ आते हैं ना, गुड़हल का पौधा जो आता है, एक रेड वाला होता है, एक वाइट वाला होता है, वाइट वाला चाइना रोज़ कहलाता है। तो चाइना रोज़ जो होता है
वो एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे लेमन का सॉल्यूशन हो गया वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसको क्या कर देता है, वो डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिक सॉल्यूशन को, चाहे वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज एसिड को पिंक करता है और बेस को ग्रीन करता है, ठीक है। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आपका शुगर का सॉल्यूशन, या फिर आपका क्या बोलेगा सोडियम सॉरी ये आपका हो गया NaCl, है ना। NaCl जो हो गई आपका, जो सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका pH वैल्यू 7 है। 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ न्यूट्रल होते हैं जो कोई रिएक्शन नहीं देते। अगर हम बात करें फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन की, तो एसिड में वो कलरलेस रहता है, और बेस में क्या होता है, ये जैसे कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें ये पिंक कलर देता है, तो याद रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो सेम ऐसे ही, ये रेड कलर देता है एसिड में, और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से याद रखनी है। 13 क्वेश्चन आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, आपका प्रेशर वाले चैप्टर में से, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज। देखिए आपने क्या करा, एक आयरन का जो ब्लॉक है उसको वाटर में डाला और वो वाटर में सिंक कर गया, मतलब डूब गया। दिस इज बिकॉज, क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि पानी के अंदर जैसे ही आपने बॉक्स डाला तो बॉक्स ने कुछ पानी हटाया होगा, वो उस पानी को, इतना पानी नहीं हटा पाया जो उसको नीचे से रोक पाए, क्योंकि जितना पानी वो हटाता है, कोई भी बॉक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो कुछ पानी को हटाता है, और वो जितना पानी हटाता है नीचे से उतना ही फोर्स काम करता है, और जो नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करता है वो होता है आपका बुआंट फोर्स। तो यहाँ पर उसने पानी ज़्यादा नहीं हटाया, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स भी कम लग पाया, और जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है पानी में डूब गया। तो बुआंट फोर्स यहाँ पर बेसिकली कम थी। तो ऑप्शन नंबर बी, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, जो ब्लॉक के द्वारा वाटर डिस्प्लेस करा गया है वो कम है देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, तभी तो ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक जो था वो पानी के अंदर सिंक कर गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। याद रखेंगे ऑप्शन में इनकरेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। देखिए ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लाउडनेस जो होती है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर द साउंड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा जो है साउंड आपकी लाउडर होगी। और इनका एक रेशियो होता है, इनकी एक फॉर्मूला होता है, जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। सपोज़ अगर मेरी एम्पलीट्यूड दुगनी कर दी जाए, है ना, एम्पलीट्यूड को 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो लाउडनेस मेरी 4 गुना हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेम ऐसे ही फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पिच के, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, जितनी कम पिच उतनी कम फ्रिक्वेंसी। सेम ऐसी जितनी ज़्यादा लाउडनेस उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी ही कम लाउडनेस। तो याद रखेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हमको बताना था। एक ड्रम है जो वाइब्रेट कर रहा है लो फ्रिक्वेंसी से, जब फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी, तो ये तो हमारा करेक्ट है। एक विसल है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो उसकी जो पिच है वो भी हाई होगी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जो मैन की वॉइस होती है वो श्रिलर होती है देन द वूमेन। देखिए ये बात यहाँ पर गलत है। जो मैन की वॉइस होती है वो श्रिल नहीं होती, वो बारीक नहीं होती, उनकी आवाज़ तो भारी होती है। वहाँ पर लाउडनेस का कॉन्सेप्ट होता है। जो श्रिल आवाज़ होती है, जो पिच हाई होती है, वो लड़कियों की होती है। उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है। जितनी बारीक आवाज़ होती है वो उतनी ही पिच वहाँ पर हाई होती है। तो सी पॉइंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी बर्ड जो होती है वो हाई पिच साउंड करती है, बिल्कुल उसकी बारीक आवाज़ होती है, जबकि जो लायन होता है वो लो पिच रोअर करता है, वो दहाड़ता है लो पिच के साथ, बिल्कुल ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन कौन सी गैसेज होती हैं, मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। मीथेन याद रखेंगे CH4, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी, और साथ में C क्लोरोफ्लोरो
क्लोरोकार्बन, ये भी क्या होती है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जब आप पीएस टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ मिलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन बना है और एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें रिएक्शन तब होती हैं, देखिए क्या होता है बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर कोई मेटल पड़ा हुआ होता है और एक सिंगल मेटल होता है, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है। अब अगर ये सिंगल मेटल इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल को निकाल देगा तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वो कब निकाल पाएगा ये सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल को, वो तब निकाल पाएगा जब ये सिंगल मेटल इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो सॉल्यूशन में पड़ा मेटल है, तभी वहाँ पर रिएक्शन जो है होगी। अब अगर मैं बात करूँ कॉपर की, ये आप रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसको अच्छे से देख लीजिएगा। कॉपर बहुत नीचे है और एल्युमिनियम जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखेंगे जिंक जो है वो सिंगल मेटल जो है सिंगल मेटल जो यहाँ पर जिंक है और इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ जो आयरन है उससे ज़्यादा ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में पड़े मेटल को दैट इज़ आयरन, देखेंगे आप यहाँ पर देखिए जिंक जो है वो ऊपर है आयरन से, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। सेम ऐसी यहाँ पर ये जो आयरन है सॉल्यूशन में पड़े Cu मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। तो बी और सी में रिएक्शन देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। जब मैं इसकी बात करती हूँ तो सेम वही चीज़ है, जिंक जो है सिंगल मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, इस वजह से रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं होगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसको याद रखें। ये सारे मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये नीचे वाले जो मेटल हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि जो जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये चारों भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये आपका सॉइल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। वेदरिंग इज़ अ फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन नहीं। देखिए वेदरिंग क्या होता है कि जो पत्थर हैं वो टूटते रहते हैं, धीरे धीरे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो हमें सॉइल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते चली जाती हैं। तो ये वेदरिंग जो होती है वो फास्ट प्रोसेस नहीं होता, वो स्लो प्रोसेस होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। परकुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, तो ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। परकुलेशन क्या होता है, पानी का निकलना। देखिए जो रेत होता है, जो सैंड होता है, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो एकदम निकल जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर परकुलेशन रेट जो है वो हाई होता है। लोमी सॉइल जो होती है उसमें सैंड, क्ले, सिल्ट सब होता है अलॉन्ग विद ह्यूमस, बिल्कुल सही बात है। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। टॉप सॉइल कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो टॉप सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, कूड़ा कचरा वगैरह पेड़ पौधों का जो भी होता है वो ह्यूमस की तरह काम करता है, तो वो टॉप सॉइल में तो सबसे ज़्यादा होता है, और ये कह रहा नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत है। तो गलत वाले ही पूछ रहा था, तो पहला और चौथा गलत है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे दोनों फर्स्ट और फोर्थ जो है वो हमारे इनकरेक्ट हैं। अब देखिए सॉइल जो है उसको हम उनके पार्टिकल के आधार पर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। जैसे सैंडी सॉइल होती है, इनमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल जो होंगे इसके बिग होंगे। उसके बाद आती है लोमी सॉइल, जो आपका बताया था मिक्सचर होती है सैंड और क्ले का, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल होती है इसमें फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब देखिए जो सैंडी सॉइल है उसमें पार्टिकल जो है वो बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, वो हल्की होती है, उनमें गैप होता है, वो एरिएटेड होते हैं, वो सूखे होते हैं, वो ड्राई होते हैं। लेकिन अगर मैं क्ले के पार्टिकल की बात करूँ तो वो क्योंकि फाइन पार्टिकल होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल इनमें होंगे, वो एक साथ टाइटली टुगेदर होंगे, और वहाँ पर जो एरिएशन होगा वो बहुत ही कम होता है, लिटिल स्पेस होता है उनके बीच में, तो एरिएशन कम होगा, ठीक है। अब ये बात भी आप याद रखेंगे, जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए वो लोमी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी है। तो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल, जिसे हम बोलते हैं सिल्ट। तो ये जो टॉप सॉइल होती है बेस्ट, वो कौन सी होती है, वो लोमी होती है। वीट और राइस को ग्रो करने के लिए भी अगर पूछा जाए कौन सी सॉइल सुटेबल है, तो वो आपकी लोमी सॉइल ही जो है वो वहाँ पर सुटेबल होती है। तो ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मेटल वाले चैप्टर से, एक मटेरियल
एम वॉज हीटेड इन अ स्पून, एक मटेरियल एम है जिसको हीट करा गया स्पून में और उसके बाद उसको जार में पुट गया कर दिया गया और उसको कवर कर दिया गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वॉज एडिड टू द जार, जार में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करा गया एंड देन सॉल्यूशन वॉज टेस्टेड विद ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर जो है वहाँ पर हमने उसके साथ टेस्ट किया और हमने देखा जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो गया है। तो आपको पता है ब्लू को रेड कौन करते हैं, वो एसिड करते हैं। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। तो अब आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि जो नॉन मेटल होता है उसके ऑक्साइड ही एसिडिक होते हैं नेचर में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो नॉन मेटल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन मेटल होगा उसी का जो ऑक्साइड है, क्योंकि उसमें पानी डाल दिया गया तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो वही एसिडिक होगा नेचर में। अब देखिए एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं आपके मेटल। तो यहाँ पर बात हो रही है सल्फ़र की। जब सल्फ़र की रिएक्शन पानी से करी गई तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना होगा और बाद में इसने सल्फ्यूरस एसिड जो है वो बनाया होगा, और ये जो सल्फ्यूरस एसिड है इसने क्या कर दिया होगा, नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बेसिकली आंसर तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है। तो याद रखेंगे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा नेचर में, तभी तो इसने क्या करा, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर था। द नेचर ऑफ आवर ब्लड इज, ये भी पीएस स्टैट में क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे ब्लड का नेचर कैसा है। देखिए जो हमारा ब्लड होता है, अब देखिए पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होती है, ये 7 होता है, ये यहाँ पर 7 से कम हो गया, ये यहाँ पर 7 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो जो 7 से कम होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, ठीक है, और यहाँ ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो बेसिक को और हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं, इनको एल्केली बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्केलाइन होते हैं, जो बेसिक की बात हो रही है, तो ये इनका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। मतलब अब देखिए जब मैं ब्लड की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मानव रक्त है, ब्लड है, रक्त मतलब ब्लड, ये जो ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। तो स्लाइटली एल्कलाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा बिटर नहीं होगा, अभी बहुत हल्की स्टेज पर आया, 7 से थोड़ा ही ऊपर है, तो यहाँ पर ये होगा स्लाइटली एल्कलाइन। ये क्या है, ये यहाँ पर स्लाइटली एल्कलाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये तो 7 है, न्यूट्रल हो जाएगा। सेम ऐसे ही वाटर जो है वो न्यूट्रल में हो गया। अब जो मिल्क है, मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो 6.4 होती है, तो 7 से कम है, इट मीन्स हाई, ये क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। क्या होगा, ये स्लाइटली एसिडिक होगा क्योंकि ये बेस की तरफ बढ़ रहा है। अब जबकि जो लेमन होता है ना, लेमन जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या है, 2.4 है, वो तो इधर होगी, तो ये हाईली एसिडिक होगा। जो लेमन होगा वो क्या होगा, वो हाईली एसिडिक होगा, लेकिन जो मिल्क होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है। तो जो इस तरह से टेबल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन किस तरह से हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं जो H+ आयन रिलीज करेंगे वो आपके कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो विनेगर, विनेगर क्या है, एसिड, और एसिड में हमें H+ आयन रिलीज करने को देखने को मिलते हैं, तो विनेगर एसिड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। शुगर का सॉल्यूशन जो होता है, शुगर का सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल जो होते हैं वहाँ पर कुछ रिएक्शन होती नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सॉल्ट का सॉल्यूशन भी, क्योंकि उसमें H+ आयन रिलीज होंगे, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, देखिए जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें सॉल्ट वगैरह सब होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं, H+ आयन, और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कंडक्ट कराई जा सकती है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो, उसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गुड कंडक्टर पूछ रहा था, मतलब सॉरी, कहाँ किन लिक्विड में से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, तो वो विनेगर हो जाएगा और सॉल्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मीन्स ए और सी, और ए और सी हमको मिलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, ऑयल वगैरह हो गए, वो क्या होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है।
और इलेक्ट्रिसिटी से 2022 में भी इन्होंने सीटेट वाला क्वेश्चन एज इट इज़ उतार कर दे दिया था। तो प्लीज़ सीटेट के जो 2011 से 19 वाले एक क्वेश्चन की सीरीज़ कराई है मैंने, ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा एक वीडियो का जिसमें 2011 से 19 के सारे सीटेट के क्वेश्चन हैं, वो भी ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि 2022 में सीटेट के क्वेश्चन इन्होंने PS टेट में जो है वो रिपीट करे थे। ठीक है, अब देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, ये PS टेट का ही क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। देखिए, ओनली एम्फेरिकल सब्जेक्ट लॉजिकल प्ले नो रोल। देखिए, लॉजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तभी तो हम कोई नई खोज कर पाते हैं, नई चीज़ों को ढूंढ पाते हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, द मोस्ट इस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ कैन नॉट बी फर्दर मॉडिफाइड। ठीक है, जो लॉज बनाए गए हैं वो फर्दर मॉडिफाइड हो सकते हैं, नए नए साइंटिस्ट आते हैं, लॉज को बदल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले आपका प्लम पुडिंग मॉडल आया था, है ना, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना दिया। ठीक है, फिर आगे बोरबरी का मॉडल आया, तो वो वहाँ पर उन्होंने एटम को सबने अलग अलग बताया, तो जो लॉ प्रूव करे गए हैं वो फर्दर मॉडिफाई हो सकते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। द बेसिक ऑफ साइंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैथमेटिक। नहीं, मैथमेटिक और साइंस में डिफरेंस है। मैथमेटिक फार्मूला बेस्ड होती है और साइंस जो होती है वो लॉजिक बेस्ड होती है। ठीक है, उसमें आपको चिंतन करना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, खुद से सेल्फ से चीज़ों को कर आपको एक रिजल्ट पर आना होता है, तो वो साइंस में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। साइंस इज़ अ डायनामिक डिसिप्लिन एंड नो लॉ कैन बी व्यू एज अ फिक्स्ड इटर्नल ट्रूथ। कोई भी लॉ एकदम फिक्स नहीं मान सकते। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे कि प्लैनेट जो है वो 9 है, और अब हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट जो है वो 8 है। तो समझ के, फिक्स नहीं है चीज़ें, यहाँ पर चेंज होती हैं चीज़ें। डायनामिक डिसिप्लिन है ये, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, मतलब चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये भी आपका PS टेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल टू जनरलाइजेशन इन साइंस वी आर यूजिंग। जब हम एग्जांपल से थ्योरी पर जाते हैं, मोस्टली साइंस में यही होता है, हम पहले बच्चे को एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम उसको कोई भी लॉ है, कोई भी थ्योरी है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो होता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर डिडक्टिव अप्रोच की बात करी जाए तो याद रखेंगे उसमें जनरलाइज से फिर बाद में एग्जाम्पल देते हैं। पहले आपको थ्योरी दी जाएगी, फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। लेकिन एग्जाम्पल से जनरल कॉन्सेप्ट पर जब हम जाते हैं तो वो आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द मीनिंगफुल लर्निंग इन साइंस टेक प्लेस व्हेन। ये भी आपका PS टेट का ही क्वेश्चन है। मीनिंगफुल लर्निंग इन साइंस टेक प्लेस व्हेन डेफिनेशन आर स्टेटेड फुली। देखिए, डेफिनेशन की बात साइंस में नहीं होती। जब आप साइंस की NCERT बुक देखते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलती ही नहीं है। सब कुछ एग्जाम्पल से दिया होता है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझें, फिर आप पहुँचे कि आप टॉपिक को फिर समझें। ठीक है, तो डेफिनेशन पर जो है प्रेशर नहीं किया जाता। कॉन्सेप्ट आर डेवलप्ड थ्रू स्टूडेंट रीजनिंग, ये हो सकता है बिल्कुल। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, नहीं, ये क्वेश्चन आंसर का नहीं होगा। द न्यू कंटेंट बीइंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। द मीनिंगफुल लर्निंग बात चल रही है साइंस में। देखिए, जब मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है तो उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आर डेवलप्ड थ्रू स्टूडेंट रीजनिंग। जो स्टूडेंट की रीजनिंग है, सोच है, थिंकिंग है, जो रीजनिंग हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए कॉन्सेप्ट, जो डेवलप होने चाहिए, वही मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि बच्चा क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, उसको ध्यान में रखकर ही आपको साइंस पढ़ाना चाहिए। उसी के जो माइंड में चीज़ें उनको क्लियर करते हुए, एग्जाम्पल्स के थ्रू ले जाते हुए हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना चाहिए, वही आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी साइंस में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, साइंस एज अ प्रोसेस। साइंस एज अ प्रोसेस क्या है, देखिए, इसमें जिसमें रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, नहीं, रिलेशन थोड़ी इस्टेब्लिश होते हैं। कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होते हैं, नहीं। इमोशंस इस्टेब्लिश होते हैं, नहीं। फैक्ट आर इस्टेब्लिश। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप किसी रिजल्ट पर, किसी फैक्ट पर, किसी लॉ पर आप जो है वहाँ पर आएंगे। तो कन्वर्ट द मेथड बाय विच फैक्ट आर इस्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम डेली देखेंगे, क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं एक्स्ट्रा आपको देती हूँ, तो इसलिए हम 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। बाद में मैं 30 क्वेश्चन भी करा दूंगी। और मुझे लगता है ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें। मैम मेहनत करती हैं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन इन साइंस शुड बी बेस्ड ऑन, जो इवैल्यूएशन होता है, बच्चे का मूल्यांकन होता है साइंस में, वो किस पर होना चाहिए। देखिए, साइंस में सारी चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मेटिव होती हैं, सबमेटिव पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब बीच बीच में हम बच्चे को देखते रहेंगे, बच्चा क्या एक्सपेरिमेंट
कर रहा है, क्रिएटिविटी क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें साइंस में फोकस जो है वहाँ पर करी जाती हैं। बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाता है, ठीक है। रिटन टाइप टेस्ट नहीं, परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट नहीं, और वैरायटी ऑफ टेक्निक, बिल्कुल इवैल्यूएशन जो है बच्चे का साइंस में वो बेस्ड होगा किस पर, वैरायटी ऑफ टेक्निक पर। कभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ करेंगे, कभी हम उसको फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे, हम वहाँ पर हो सकता है उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के थ्रू हम क्या करेंगे, बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे। तो अलग अलग टेक्निक का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे अलग सोचते हैं, तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ टेक्निक का हम यूज़ करेंगे बच्चे का इवैल्यूएशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से ये हमारी पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पांस देंगे तो ये कंटिन्यूटी से आता रहेगा। देखिए टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, अगर आप अच्छे से रिस्पांस नहीं करते तो लगता है कि शायद बच्चों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं टीचर भी डीमोटिवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट मैम को देंगे। चैनल से बने रहे, PS टेट की आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आपको हो जाएगी। कुछ स्पेशल मैराथन सेशन भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें बहुत ही अच्छी थ्योरी जो है वो हम PS टेट के लिए कवर करेंगे। थैंक यू।